विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस भी आपके लिए मोस्ट ऑफ अवेलेबल हो रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो कंटिन्यू क्लासेस अवेलेबल हैं। और इसी अकॉर्डिंग जब हम सीरियल से चल रहे हैं तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट होने के बाद दोनों यूनिट से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो टेस्ट के लिए आपको दे दिए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो पहला जो अपना टॉपिक होगा वो आज इस क्लास से शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली अब मैंने क्या किया कि जो भी जैसे यूनिट शुरू होती है नई यूनिट, तो उस यूनिट में क्या क्या मैटर है वो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपके थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित पूरी क्लास होने के बाद फिर इसी के ऊपर एक टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और जितने ज़्यादा रेस्पॉन्स होगा उतने ही ज़्यादा जल्दी आपको क्लास नेक्स्ट मिलेगी। तो देखिए, अब 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम बात करते हैं थर्ड यूनिट का। थर्ड यूनिट में आपके लिए जो क्लासेस अवेलेबल होगी वो है महाजनपदों का युग, जो आज ही शुरू होगी। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राजशाही राज्य एवं गण संघ। ठीक है, ये आपके थर्ड यूनिट के अंतर्गत। फिर है इसमें मौर्य साम्राज्य, जिसमें श्रीलंका और पश्चिमी एशिया के विशेष संदर्भ में, पश्चिमी यानी श्रीलंका और पश्चिमी एशिया, क्योंकि मौर्य जो शासन का ताल्लुक है उनके धर्म विभिन्न संस्कृतियों या सामाजिक व्यवस्था में, तो इन श्रीलंका से भी है। तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य में श्रीलंका और पश्चिमी एशिया के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध के बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अशोक का धम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का धम, इसकी प्रकृति, अशोक का जो धम है उसकी नीति है और इसकी प्रकृति के बारे में और इसका जो प्रसार है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की कला, वास्तुकला, श्रेणियों के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां, तो ये टोटली आपका थर्ड यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर में। और अब हम आपके लिए जो भी क्लासेस लेके आएंगे वो थर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग ही होगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे थर्ड यूनिट पूरी होती है इसका टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए जो पहला टॉपिक है महाजनपदों का युग, तो इसको शुरू कर रहे हैं और अलग अलग पार्ट में आपको ये वीडियो मिलते जाएंगे। तो आप इस क्लास को जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स देंगे उतनी ही ज़्यादा ये क्लास आपके लिए अगली क्लास नेक्स्ट अपडेट होगी। तो अब हम बात करते हैं इसका पहला टॉपिक जनपद के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट है कंफ्यूज हो रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपको सिलेबस के जरिए पढ़ा दूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आप शुरू किया। तो अब हम पढ़ रहे हैं महाजनपदों का युग। ठीक है ना, महाजनपदों का युग। और इसके अंतर्गत जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होता है उसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या चीज आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, राजशाही राज्य एवं गण संघ, एवं गण संघ। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो महाजनपद क्या है, इसके संबंध में सबसे पहली थ्योरी आती है कि महाजनपदों का जो युग है या महाजनपदों की जो शुरुआत है वो 6वीं ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व 6th शताब्दी। ठीक ना, 6th शताब्दी। तो इस तरह से आपको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6वीं ईसा पूर्व के समय को हम कह सकते हैं। तो महाजनपदों का जो युग है वो है ईसा से 6 शताब्दी पूर्व का युग है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा और इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ईसा पूर्व 6 शताब्दी, ईसा पूर्व 6 शताब्दी ईसा पूर्व अगर देखा जाए तो इस काल के अंतर्गत भारत में राजनीतिक जो घटनाक्रम था वो काफी सुसंगठित था। लेकिन इस 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास और बाद में भारत की राजनीति के अंदर काफी चीजों में बदलाव होने लगा, काफी चीजें हैं वो अस्त व्यस्त होने लगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वैदिक काल, जिसका एक आगे वाला जो स्टेप होता है उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक
काल। देखिए 6वीं शताब्दी और इससे पूर्व की बात करें तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, राजनीतिक व्यवस्था वो क्या थी, सुसंगठित थी, सुसंगठित थी। लेकिन फिर आपको पता होगा आर्य का आवागमन है वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में उनकी संस्कृति का भी प्रसार हुआ। तो आर्यों की वजह से ही कहीं ना कहीं महाजनपदों का विस्तार होता है। तो इसी के बारे में देखने वाले। तो एक्चुअली क्या होगा, उत्तर वैदिक काल का जो समय था, उस समय जो आर्य थे, आर्य जनजाति जो थी, तो आर्य राज्यों का विस्तार होने लगा, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्य राज्य हैं वो अब जन और जाति के आधार पर बनने लगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राज्य जन या जाति के आधार पर बने या बनने लगे। तो इस वजह से यहां से शुरुआत, थोड़ा माइक्रो डिटेल में देखें तो यहां से जनपद की शुरुआत होती है। और फिर क्या हुआ कि जैसे आगे बढ़ने लगे तो इसके नाम पर ही इनका प्रांत का नाम पड़ने लगा। कहने का मतलब है कि जन और जाति, यानी जैसे मान लीजिए आर्यों के जो राज्य थी वो जन और जाति के नाम पर पहचाने जाने लगे। तो इस प्रकार से इसको जन और जातीय राज्य कहा जाने लगा। फिर इनके राज्यों को क्या कहा जाने लगा, जन या जातीय राज्य है वो कहे जाने लगा। क्योंकि देखो समय समय पर किसी भी व्यवस्था में बदलाव होता है। तो आर्यों के, क्योंकि आर्यों के समय ही वर्ग व्यवस्था का उत्पन्न हुआ था, जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई थी। उत्तर वैदिक काल में तो बहुत ज्यादा देखा गया। तो इस वजह से जन और जाति वर्ग व्यवस्था का एक दृढ़ीकरण रूप है वो धीरे धीरे होने लगा। और राज्य की कल्पना भी, और फिर कहा जाने का राज्य क्या है तो उसको जातीय आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी जातीय व्यवस्था है वो यहाँ पर बनने लग गई थी। तो अब एक राज्य में अन्य जातियां भी रहती थी, जरूर कि एक ही जातियां रहने, एक राज्य में विभिन्न जातियां रहती थी। तो जो बाकी जातियां होती थी ना, जैसे मान लीजिए एक राज्य है जिसमें एक सिंपल सी बात करें कि भाई हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं या बाकी धर्म के लोग कम हैं, तो फिर वो हिंदू धर्म के आधार पर वो एक राज्य है वो बन जाता था। बाकी जातियों को उस राज्य में गौण स्थान दिया जाता था। क्या दिया जाता, गौण स्थान मतलब उसको ना के बराबर वैल्यू दी जाती थी। तो उत्तर वैदिक के बाद फिर उत्तर वैदिक काल, ये जो उत्तर वैदिक काल था तब तक तो यही रहा। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद है ना स्थिति में और परिवर्तन हुआ। बाद राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन हुआ, जो आर्यों के राज्य को जन और जाति के आधार पर जाने जाते थे ना, अब उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल के बाद देखा जाए तो विभिन्न तरह, मतलब एक बहुत ही अलग लेवल पे, यानी जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में काफी चीजें हैं वो बदल चुकी थी। उत्तर वैदिक के काल के बाद अपनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी काफी चीजों में बदलाव आ चुका था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब एक्चुअली क्या हो गया था कि भिन्न भिन्न जातियों के प्रदेश के एक्चुअली क्या थे कि पहले भारत को अगर देखा जाए तो इस काल में कोई एक संगठित राज्य नहीं था। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक के काल के बाद को देखा जाए तो भारत में ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य, एक राजा है, पूरा भारत उसके कंट्रोल में है, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य बन गए थे और फिर वो अलग अलग अपने जनजाति के आधार पर पहचाने जाने लगे थे कि ये प्रदेश जगह, ये जाति का प्रदेश, ये जनपद, ऐसे। तो इस प्रकार से एक एकीकृत व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य थे। तो उत्तर वैदिक काल में फिर ऐसी जब व्यवस्था थी तो अब जाति और जनजाति के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में फिर क्या हुआ कि जातीय एवं जन राज्य प्रदेश को अब जनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जनपद। क्योंकि देखो महाजनपद समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये समझाने के प्रयास कर रहा हूं। तो अब फिर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो जाति और जनजाति के जो राज्य थे, वो जो प्रदेश थे, अब उसको जनपद के नाम से जाना जाने लगा, या फिर जनपद के नाम से इनका महत्व भी बढ़ने लगा। अब इनका महत्व भी बढ़ने लगा कि हाँ ये जनपद है। क्या है, जनपद। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई थी, यानी अब किसी राज्य की पहचान उसकी जाति के साथ साथ अब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पहचानी जाने लगी। किस आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र।
तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो जाति और जनजाति के आधार पर किसी को जनपद कहा जाने लगा, लेकिन अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जाति और जनजातियों में अब भौगोलिक परिस्थितियों का महत्व बढ़ने लगा। किसका? भौगोलिक परिस्थितियों का। तो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी अब जो जाति और जनजाति के जो राज्य थे ना, अब उन्हें विशेष तौर पे मोस्ट कर लीजिएगा कि जो उस समय जाति जनजाति जो जाति के आधार पे जो राज्य हुआ करते थे प्रदेश, अब उनमें जाति से ज्यादा उन भौगोलिक क्षेत्रों का भी महत्व बढ़ने लगा कि वो इस भौगोलिक क्षेत्रों में आया हुआ राज्य है, ये यहाँ पे आया हुआ है। तो इस प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियों का महत्व बढ़ने से अब उन्हें जनपद के तौर पे जाना जाने लगा। किस तौर पे? जनपद के तौर पे। अब देखो फिर आगे जैसे जैसे समय जब बदलता है तो बात करें 6वीं ईसा शताब्दी से पूर्व, यानी 6 शताब्दी ईसा पूर्व, तो भारत में देखा जाए तो एकीकृत व्यवस्था कहीं ना कहीं देखी जाती थी, ठीक है ना, एक छत्र छाया हुआ करती, लेकिन फिर भी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भारत में ईसा पूर्व भी किसी एक राज्य के तरह पूरा भारत या पूरी व्यवस्था कंट्रोल में थी। नहीं, उस समय भी छोटे छोटे राज्य थे और उत्तर वैदिक काल में भी छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे राज्य से जन और जनपद की जो व्यवस्था हो गई थी। अब फिर क्या होता है कि इस समय का देखा जाए तो भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था भारत, और कुछ राज्य गणतंत्र और राजतंत्र भी थे। तो अब देखिए ये अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ राज्य तो जनतंत्र थे और कुछ राज्य राजतंत्र की व्यवस्था भी थी, यानी लोगों की व्यवस्था वाला और राजा की व्यवस्था वाला, तो फिर जनतंत्र और राजतंत्र हो जाता है। अब फिर क्या होता है कि आप एक चीज आपको पता है कि जब राज्य और राजा होते तो वो क्या करते हैं, वो अपना राज्य बढ़ाना चाहते हैं। हर एक राज्य की महत्वाकांक्षा होती है और एक राज्य की एक नीति होती है साम्राज्यवाद। तो हर एक राज्य अपने छोटे बड़े राज्य के साथ मिलकर या उसे युद्ध कर एक बड़ा राज्य बनाने की सोचता है। यानी फिर इन जनपदों ने क्या किया, इन जनपदों ने अपने राज्य विस्तार की नीति के तहत छोटे छोटे या आसपास के राज्य को जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया। तो इसी के साथ महाजनपद बनने लगे। क्या बनने लगे? महाजनपद। तो जैसे कि बीसी लॉ जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में इनसे भी अधिकांश राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे 6वीं शताब्दी के आसपास और इससे पूर्व के आसपास देखा जाए तो 6वीं शताब्दी के आसपास जब आने का जब दौर होता है ना, 6वीं शताब्दी के आसपास, तो फिर यही जो छोटे मोटे जो जनपद होते हैं अपने राज्य का विस्तार करते हैं। एक बार मैं इनको लिखवा देता हूं। छठी सदी ईसा पूर्व के पास जनपद अपने क्षेत्र एवं सीमा में विस्तार कर महाजनपद का निर्माण करते हैं। यानी आपको पता होगा कि आप भी अगर छोटे व्यक्ति हैं तो आप चाहेंगे कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मतलब एक हर किसी की चाहत होती है। तो छोटे राज्य की भी चाहत होती है कि वे बड़े राज्य बने। इस प्रकार से उनके द्वारा आक्रमण को युद्ध की नीति के तहत महाजनपदों का एक समय दौर शुरू हुआ, जहां पर किसी भी एक मतलब वो कहते हैं ना कि युद्ध में रत हो जाना, तो युद्ध की एक नीति अपना ली गई और आए दिन प्रतिदिन कोई न कोई जनपद एक दूसरे से टकराता था और कोई हार जाता था वो उसका राज्य दूसरे राज्य में मिल जाता था। इस प्रकार से धीरे धीरे छोटे छोटे जो बहुत सारे जनपद थे, अब वे किसी दूसरे राज्य के साथ मिलने लगे और बड़े राज्य का यानी बड़े मतलब महाजनपद का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। तो इस प्रकार के महाजनपद का निर्माण होता है। अब देखिए, अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो ये जो घटना जो अभी मैंने आपको बताई है ना, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। वो भारत में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, वो धीरे धीरे एक साथ मिलकर बड़े महाजनपद के रूप में बनने लग गए थे। और इसका जो वर्णन है वो अपने बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है। तो इस प्रकार से अभी हमने बात क्या करी? महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। तो बौद्ध एवं
जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है कि उस समय भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में 16 बड़े बड़े महाजनपद है वो पाए जाते थे, मतलब थे उस समय, ठीक है ना। और ये राज्य अपने राजनीतिक और प्रादेशिक उत्कर्ष के लिए, यानी अपने साम्राज्य की प्रसिद्धि और विस्तार के लिए दूसरे राज्यों से लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि ये अपने राज्य के विस्तार कर, तो कभी कभार कोई बड़ा जनपद है वो खाक भी हो जाता था, कोई जनपद है वो विस्तार भी कर लेता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये 16 जनपद है ना, इन 16 जनपदों में कुछ राज्यों में गणतंत्री व्यवस्था भी थी, गणतंत्रात्मक, लेकिन मोस्ट ऑफ राज्य जो है उनमें उन महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ज्यादातर पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में किस शासन व्यवस्था को ज्यादा देखा गया है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से अब जब बात करें कि बुद्ध के जन्म पूर्व एवं के समय महाजनपदों का काफी विस्तार हुआ या महाजनपदों के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो बात करते हैं कि इन 16 जनपदों को षोडश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षोडश महाजनपद। षोडश एक्चुअल में क्या आता है? संस्कृत एक वर्ड जैसे है, तो षोडश का मतलब होता है 16। तो 16 महाजनपदों का, और इन 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में भी मिलता है। तो अपने बात करेंगे कि आज की इस क्लास में आपको हमने शुरुआत में समझा दिया कि महाजनपदों का किस प्रकार से महाजनपद बनते हैं, ठीक है ना। महाजनपदों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी ना, उन क्लास के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे 16 जनपदों के बारे में, उनकी उनकी जो राजधानी थी, उनका महत्व, उनकी भौगोलिक विस्तार, या उनका किनके साथ युद्ध हुआ, कब हुआ, क्या घटना थी, वो सभी आगे वाले वीडियो में हम आगे वाली क्लास में जानेंगे 16 महाजनपदों की विस्तार के बारे में। तो जुड़े रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।